बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इर्सा का सवाल है, बहुत तकलीफ़ दह सवाल है। उसने अपनी दोस्त के बारे में लिखा है कि मेरी ये कई सालों से दोस्त है और मैं चूँकि जानती हूँ उसका पस मंज़र, उसका गरीब सा घर है, छोटा सा घर है, लेकिन उसके ख्वाब बड़े बड़े हैं। उसे पैसा बहुत सारा चाहिए, उसे बड़ी तरक्की करनी है, पर उसने तरक्की के लिए रास्ता गलत पकड़ लिया है। तो मैंने पूछा क्या उसने रास्ता पकड़ा है, तो उसने कहा कि वो अपने घर में जब सब लोग सो जाते हैं या किसी काम में मसरूफ़ होते हैं तो कमरे में अंदर से उसको लगा लेती है, चटखनी लगा लेती है, और उसके बाद वीगो या ब्यूगो लाइव जो कोई सॉफ्टवेयर है उस पर वो होस्ट करने लग जाती है। और देखें, ये ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान की लड़कियों को देखते देखते, चूँकि बाकी इसका आगाज़ तो बाकी दुनिया में हुआ, वहाँ क्या क्या हो रहा चूँकि मैं पर्सनली उसको नहीं जानता, पर ये कुछ दिनों से अभी लाइकी पे भी ऐसी जो लाइव गुफ्तगू है लड़कियों की लड़कों के साथ, वो आना शुरू हो गई है। एक आध झलक तो ज़रूर नज़र से आपके गुज़र जाती है, पर आप इतना गेस तो कर लेते हैं कि अगर ये लंबी गुफ्तगू चल रही होगी तो उसमें कोई अखलाक, कोई किरदार, कोई अच्छाई तो हो नहीं सकती। यानी जिस तरह के लोग वहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं या उस औरत को देखते हैं या उससे जो फरमाइशें करते हैं, चूँकि इसमें जो बहुत बड़ी वल्गैरिटी और गलाजत है वो ये है कि वो लड़कियाँ सब डाउन नेक पहन के बैठती हैं, झुक के बैठती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं, फिर जैसे जैसे लोग मुतालबे करते हैं तो अपने कपड़ों को ऑफ़ करती जाती हैं। और बाज़ बदबख्तें तो ऐसी हैं पूरा जिस्म, पूरे कपड़े ऑफ़ कर देती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे उनके अकाउंट में वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये पहले तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, फिर टेक्निकली कोई एक आध कहता है कि आप मेरे साथ प्राइवेट सेशन में आ जाएं, और प्राइवेट सेशन में जाने के बाद फिर उनके साथ वो जो उसकी गलाजत, ज़हनी गलाजत होती है उसका इजहार करता जाता है। खातिन हज़रात, ये अभी आपको सुन के, मुझे भी सुन के और देख के बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब ये देखिए कि जब इजी मनी होती है तो उस वक्त हलाल और हराम कहीं पीछे रह जाते हैं, और वो जिनकी ज़िंदगी में अक़दार नहीं होती, वैल्यूज़ नहीं होती, माँ बाप की सख्ती नहीं होती या उनका चेक नहीं होता। मुझे याद है हमारे बचपन में जिन जिन लोगों के ऊपर घर होते थे या ऊपर वाली मंजिल पे कमरे होते थे, वहाँ की अंदर की चटखनियाँ नहीं होती थी, और जहाँ बच्चे सोते थे वहाँ अगर अब्बा नमाज के लिए उठाने आ रहे हैं तो माँ का कोई ना कोई छापा अचानक ज़रूर पड़ता था। दादा आते थे, चाहे वो फूंक मारने आते थे, तो एक नज़र बच्चों को देख जाते थे, सर्दियों में कहीं कपड़े कम तो नहीं पहने हुए, कैसे लेटे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ उन पे चेक ज़रूर होता था। अभी सोचिए कि आपकी बच्ची अगर मैट्रिक क्रॉस कर रही है और बड़ी हो रही है, और अगर उसके चेहरा और उसका जिस्म भर गया है और उसका दिल मुख्तलिफ़ तरह के ख्वाबों से और पैसे की लालच से भरा हुआ है, और अचानक उसके पास से पैसे आने लग गए हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशान तो उनकी माँ को होना चाहिए। याद रखिएगा, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आपके ख़ानदान की सारी इज़्ज़त, सारा वक़ार और सारी वक़्त ये इन 4 दिनों में मट्टी बन जाएगी, इसलिए कि गलाजत और बदबू ये कभी रुकती नहीं है, ये ट्रेस हो जाती है, लोकेट हो जाती है, फिर पता चल जाता है। जैसे कैसे लोगों को पता चलता है कि फ़लाँ तवाइफ़ है, फ़लाँ कॉल गर्ल है, फ़लाँ किसी जगह अवेलेबल है, लोगों के रेट्स तक का इल्म होता है। तो क्या ऐसे लोगों के यहाँ लोग रिश्ते लेके जाते हैं? ऐसे लोगों के साथ लोग रिश्ते करना या इवन बैठना या ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं? बड़े शहरों में, बड़ी शाहराहों पे बाज़ दफ़ा बुर्का पहन के औरतें खड़ी होती हैं, और उनका मेकअप उनकी आँखों से, चाहे इतना सा उन्होंने चेहरा छोड़ा हुआ हो, लेकिन सबको इल्म होता है ऑब्ज़र्वेशन की वजह से कि ये प्रोस्टिट्यूट है, ये तवाइफ़ है। इस वक्त इसने जो लुबादा ओढ़ा हुआ है ये सिर्फ पर्दा है, बुनियादी तौर पे झाका है, और अभी इसका कोई ग्राहक आएगा, उसे ऑफ़र करेगा, ले जाएगा। जब तक वो खड़ी रहती है, लड़के वहाँ से मोटरसाइकिलों से गुजरने वाले, फैमिलीज़ गुजरने वाले उसको देखते हैं, हर एक को इल्म होता है कि ये कैसी औरत है। उसके बारे में कोई जब जानता हो, जो उसको पहचान ले, तो आप सोचें कितनी उसकी इज़्ज़त करेगा। ये लड़कियां जो इस वक्त जिस्म दिखा के पैसा कमाने की रवश पे चल पड़ी हैं, ये किन ख़ानदानों को जन्म देंगी? ये क्या सारी उम्र जिस्म दिखा के ही कमाएंगी? ये जो इजी एक वे इनको मिल रहा है
کہیں کل ایسا تو نہیں ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے، اور اپنا میں ڈر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ۔ دیکھیں زندگی میں جب کوئی اوپر سے نیچے گرنے لگتا ہے تو رب کو چھوڑے گا، ایمان کو چھوڑے گا، اسلام کو چھوڑے گا، دین کو چھوڑے گا، خاندان کو چھوڑے گا، پھر پلے بچتا کیا ہے؟ پھر کیا چیز ہے جو اس کو روکے گی؟ وہ تو ہر ایک کے لیے جہاں سے پیسہ آئے گا اویلیبل ہے۔ وہ تو شروع میں یہ بھی کہے گی کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے کیا کمی ہو گئی، کیونکہ ایسے لوگوں کی پھر دلیلیں اتنی ہی گھٹیا اور اتنی ہی رذیل ہوتی جاتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس دنیا نے اس کا آغاز کیا، انہوں نے لوگوں کو اس کا جو ذلت تھی، اس کی جو خواری تھی، یا اس کی جو غلاظت تھی، اس کو پہلے ڈیفیوز کیا۔ لائک دنیا میں جب بلو پرنٹس آئے اور سیکس موویز بننے لگیں تو سب کو، بہت سے لوگ دیکھتے تھے لیکن ان کو برا لگتا تھا، اس کو وہ برا کہتے تھے، چھپ کے دیکھتے تھے، کبھی اس کو اون نہیں کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے یہ غلاظت عام ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف ملکوں کی لڑکیوں نے اور لڑکوں نے خود جانا شروع کر دیا۔ تو اب انہوں نے ان کے ساتھ جو لفظ لگانا شروع کیا وہ پورن سٹار تھا، یعنی گندگی اور غلاظت میں سٹار، اور اس سٹار کو انہوں نے ایک طرح سے ویلیو دینا شروع کر دی۔ آپ سوچئے کہ جب انڈیا میں کچھ سال پہلے بگ باس میں ایک لڑکی آئی باہر سے، تو مجھے یاد ہے جو پوجا بھٹ کا باپ ہے مہیش بھٹ، ہی واز دیئر، اور اس نے اس کو اس وقت ایسے پیار کرنے کی کوشش کی کہ لوگ تمہارے بارے میں نہیں جانتے اور تم بڑے حوصلے والی ہو اور تم ایسی ہو اور تم ویسی ہو۔ وہ سکھ لڑکی تھی، امرتسر سے گئی تھی، اور دنیا میں جا کے پھر اس نے جو زندگی میں غلاظت کر سکتی تھی اس نے وہ کی، اور اب آ کے اس نے پھر وہ انڈیا کی، پہلے وہاں پورن سٹار تھی، اب انڈیا کی مین سٹریم اس میں لے آئے اور وہ ایک مین سٹریم کی سٹار بن گئی۔ اب بھی وہ اپنا جسم ہی بیچتی ہے، اب بھی وہ اپنا جسم ہی دکھاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد کتنی عورتیں اور کتنی لڑکیاں جن کے دل سے، دیکھیں ہمارے ہمسائے ہیں پر ان کے ہاں بھی تو کوئی ان کی ویلیوز تھیں، ان کا بھی تو خاندان تھا، ان کے بھی تو ایک پوری کی پوری بائنڈنگ ہوتی تھی، سب برباد ہوئی۔ مجھے ہندوستان کے کئی لوگ بیرون ملک ملتے تھے اور ملتے ہیں، اور جب ان سے کبھی بات ہوتی ہے تو وہ کچھ چیزوں پہ ہماری طرح پریشان اور متوحش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سارے ٹرینڈز نے آ کے ہمارے خاندانوں کی بنیادیں ہلا دی، ہماری لڑکیوں کے ذہنوں میں وہ لالچ اور کمینگی کے بیج بوئے ہیں کہ انہیں ان کے گھر والوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ چونکہ وہاں انڈیپینڈنس زیادہ ہے، وہاں چھوٹے شہروں سے، چھوٹے گاؤں سے نکل کے بڑے شہروں میں جا کے انڈیپینڈنٹ رہنے لگتی ہیں، پھر وہ لڑکوں کے ساتھ رہنے لگتی ہیں، پھر ہاسٹل میں رہنے لگتی ہیں، پھر ہولے ہولے جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں وہ بالکل اس کی سینسٹیوٹی ہی ختم ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ اور لائکی پہ میں نے کچھ ایسی ایڈز دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی پسند کی لڑکیاں لاہور میں دیکھیے اور یا کراچی میں ڈھونڈیے، اور 7 لڑکیوں کی تصویریں تھیں، یہ پاکستانی لڑکیاں تھیں۔ مجھے دیکھ کے بہت ڈر لگا، میں نے یہ سوچا بہت ممکن ہے یہ طائفوں کے کسی خاندان سے ہوں، بہت ممکن ہے بازار حسن کے کسی خاندان سے ان کا تعلق ہو اور یہ اس لائن پہ چل پڑی ہوں، یہ محفوظ ہے نسبتاً، پر خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ یہ کسی غریب خاندان کی بچیاں ہوئیں، یہ کسی متوسط خاندان کی لڑکیاں ہوئیں جنہیں انگریزی بولنے بھی آتی ہو، جنہیں اردو بولنے بھی آتی ہو، اور جنہیں لوگوں کو لبھانا بھی آتا ہو، اور جنہیں یہ آسان رستہ مل جائے، پہاڑ سے گر کے کھائی میں لڑکتے ہوئے جانا، وہ جسم کو، وہ روح کو، وہ آپ کے پورے ریفرنسز کو، پورے فریم آف مائنڈ کو جس طور پہ تہس نہس کرتا ہے، زخموں سے چور کرتا ہے، اگر آج بھی سب لوگوں نے مل کے اس پہ غور نہ کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے لوگوں نے مہوش حیات کے اشتہار پہ بہت برا منایا، احتجاج کیا، انہیں لگا کہ یہ مجرا ایک بسکٹ بیچنے کے لیے اٹس مور اوور، تو اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے نتیجے میں پیمرا نے ایک ایکشن لیا اور اشتہار بین ہو گیا۔ یہ جو اس طرح کی اردو میں آ رہی ہیں اشتہار اور ولگر چیزیں، یہ آپ کے خاندانوں کو، یہ آپ کی لڑکیوں کو، یہ آپ کی نسلوں کو برباد نہیں کریں گے، کھا جائیں گے۔
ज़मीन फटेगी और आप उसके अंदर समा जाओगे। आप किसी को न शक्ल दिखाने के, न मुंह दिखाने के। अभी ये हमारी बेइज्जती थोड़ी है कि हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में से आते हैं कि जहाँ के लोग गलाज़त ज़्यादा देखते हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ये बच्चियाँ इसी लाइन पे चलती रहीं और इन्हें पैसा कमाने का ये रास्ता आसान लगा, तो इस ट्रेंड को आप रोकोगे कैसे? आप तो किसी इज्तिमाई और जबरी ज़िना को और गैंग रेप को नहीं रोक सकते। ये जो घर घर में और कमरों में छुप के और अंदर से कुंडियाँ लगा के, इवन ये लड़कियाँ अगर अपने ऊपर लहाफ लेके और चादरें लेके अपने बेडों में ही अपने कपड़े उतार के अपना जिस्म दिखा के कमा रही होंगी, तो कौन होगा जो उनको रोकने वाला? सो वो सारी सोई हुई माएँ, वो सारी अंधी माएँ कि जिनको नज़र नहीं आता या जिनको पैसे नज़र आने लगते हैं और इनको वो रोक नहीं पाती। याद रखिएगा, इतनी बात तो हमारे ईमान का हिस्सा है। हर बंदा मर नहीं सकता जब तक अपना रिस्क वो खा नहीं लेता। रिस्क उसके पीछे आता है, पर अगर वो उसको हलाल तरीके से कमाए तो भी उसको मिलना है। अगर आपको याद हो हज़रत अली वाली जो एग्ज़ाम्पल थी, किसी को उन्होंने घोड़ा दिया था कि इसका ज़रा हिफाजत करना, मैं नमाज़ पढ़ने वापस आए तो उसकी वो आदमी गायब था, उसकी जो ज़ीन थी घोड़े की वो गायब थी। एक जगह गए तो वो बिक रही थी 2 दिनार की। तो आपने इस पर कहा कि इस जालिम के बारे में मैंने सोचा था कि इसको मैं 2 दिनार मजदूरी दे दूंगा, लेकिन उसने वो हलाल मजदूरी नहीं ली, उसको चोरी करके हराम करके यहाँ से लिया। इनफैक्ट ये जो रिस्क है ये इंसानों का पीछा करता है। ये पैसे आसानी से आ जाएं, हराम रास्ते से आ जाएं तो आपका चॉइस है, पर अल्लाह ने तो रास्ते हलाल भी दिए होते हैं। मेहनत के, अक्ल इस्तेमाल करने के, बिज़नेस करने के 100 रास्ते हैं जिनमें आप बेहतरीन से, चूँकि ये आप अनोखे नहीं हो, इससे पहले भी दुनिया ऐसी थी, इससे पहले भी दुनिया ने ज़िंदगी बसर की। गलाज़त में गिर के भी, खाई में गिर के भी देखा, दलदल में फंस के भी देखा, और इससे ऊपर आके इंसानी फजीलत और अज़मत का मीनार बन के भी देखा। चॉइस इज़ योर्स। अच्छे चॉइस की तरफ जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।